ओके, तो इस पार्ट में करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज की आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन। और स्टोरी शुरू करने से पहले हम इस पार्ट को पिछले वीडियो से कनेक्ट कर लेते हैं जहां पर ये सभी उस रूम से निकलने की सोच रहे होते हैं ताकि वो सब सेफ रहे। पर इससे पहले चियोंग सैन ऐसा कर पाता उस रूम में घुस जाते हैं ज़ॉम्बीज और उनसे बचने के चक्कर में वो वहीं से गिर जाता है। पर अभी इसकी मौत नहीं होती, ये अभी भी लटका हुआ होता है उस रस्सी के सहारे और ठीक इसके पैर को पकड़कर लटकी हुई होती है एक ज़ॉम्बी। और ठीक यहीं पर बचते बचाते सुयोग भी आता है जो कि चियोंग सैन को बचाने के लिए उस पर छलांग लगाता है और चियोंग सैन को पकड़कर उस ज़ॉम्बी को लात मार कर नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे इन दोनों को जिंदा देखकर सब राहत की सांस लेते हैं कि चलो ये दोनों ठीक तो हैं। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है एक टॉयलेट में जहाँ पर ये लड़की जन्म देती है एक बच्चे को। एंड सिंस की ये अंडर एज होती है और किसी को पता नहीं होता इस बारे में, वो इस बच्चे को इस टॉयलेट में ही छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। और एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है इनकी तरफ जहाँ पर नायोन अपनी नौटंकी फिर से शुरू करती है और सबको फोर्स करती है खिड़की बंद करने के लिए, जिस पर गुस्सा होते हुए किम सू सीधा उसके मुंह पर कहता है कि दिखाई नहीं देता वो सब अंदर आ रहे हैं। और इस बात पर भड़कते हुए वो उसे भिक्कू कह देती है जिसका मतलब होता है भीख मांग कर खाने वाला, जिससे गुस्से में ये भी उसे धक्का मारता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। जिससे इन दोनों को शांत करने के लिए आगे आती है मिस पार्क और उन दोनों को इस बात के लिए डांट लगाती है। तो वही नामरा ये बात नोटिस करती है कि जिस पाइप से उतरकर ये सब नीचे आए थे वो काफी तेज हिल रही है और थोड़ी देर बाद वो स्टील का पाइप खिड़की के कांच को तोड़ ही देता है, जिसके टूटने की आवाज सबको सतर्क कर देती है। और जैसे ही चियोंग सैन उसे देखने के लिए जाता है तो उस पाइप से नीचे लटक कर आ रही होती है एक ज़ॉम्बी, पर उसका पैर फंसे होने के कारण वो रूम के अंदर नहीं आ पाती है, जिससे चियोंग सैन उसे गिराने के लिए एक डंडा उठा लेता है। और जब उससे भी ये नीचे नहीं गिरती तो वो उस डंडे से उसे मारने लगता है। और ये भी जब काम नहीं करता तो उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए आगे आता है सुयोग और उस डंडे को सीधा उस ज़ॉम्बी के शोल्डर में घुसा देता है। और इस बीच उस डंडे से चोट लगती है किम सू को, जो कि आगे चलकर इसकी प्रॉब्लम बढ़ाएगी। अभी के लिए जब ये भी काम नहीं करता तो किम सू एक सीपी उठाकर सीधा उस ज़ॉम्बी पर दे मारता है उसे नीचे गिराने के लिए। और उस ज़ॉम्बी के नीचे गिरते ही सीन यहाँ से शिफ्ट होती है स्टाफ बिल्डिंग की ओर, जहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गए होते हैं अंजू के डैड। और यहाँ पर वो देखते हैं कि उन लोगों ने एक टीचर को बांध रखा है जो कि ज़ॉम्बी बन गया होता है। बट सिंस कि ये भी अनजान होते हैं उस वायरस के बारे में, इन्हें अभी पता नहीं होता कि उसे क्या हुआ है। और वो ज़ॉम्बी बन चुका टीचर कहीं खुद की जीभ काट न ले, इसलिए वो उसके मुंह को बांधने लगते हैं। और इस बीच वो ज़ॉम्बी एक पर्सन को काट लेता है और जैसे तैसे ये उसे बांध कर रेडी होते हैं। इन्हें हॉटलाइन पर मैसेज मिलती है लेवल 3 डिजास्टर की, और इसीलिए सभी को बेस पर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है कि अब से डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम सभी मामलों को हैंडल करेगी। तो वही ये लेडी एक एमएलए होती है और इसका सोर्स उसे इस सिचुएशन के बारे में बताता है कि एक खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और होशैन शहर को जल्दी ही खाली करवाना होगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ जहाँ पर ये सभी लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि किम सू के नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है और इन्हें लगता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, जो कि असल में ऐसा नहीं होता। और इसको ये चोट लगी होती है एक डंडे से जब ये उस ज़ॉम्बी को मारकर नीचे गिरा रहे थे। पर कोई भी इस बात को नहीं मानता, स्पेशली नायोन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और इस बात को बड़ा बनाते हुए ये सबको डराने लगती है कि इसकी वजह से अब सभी लोग मरेंगे और इसीलिए उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाए। और इस बात के अगेंस्ट होते हैं किमसू के फ्रेंड जो कि सच्चाई से वाकिफ होते हैं और इस नायोन को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं उसकी बदतमीजी के लिए, जो कि ऐसा करने से मना करती है और अभी भी सेम ही चीज कह रही होती है कि उसे पूरा यकीन है कि इसे ज़ॉम्बी ने जरूर काटा होगा। जिसे टीचर किमसू को 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाने के लिए कहती है ताकि नायोन उस पर शक करना बंद कर दे और साथ ही नायोन को भी कहती है कि अगर उसे कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जिससे किमसू 10 मिनट की जगह 1 घंटा रिकॉर्डिंग रूम में रुकने की बात करता है ताकि उस खड़ूस को उस पर पूरा यकीन हो जाए कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है कैंटीन की तरफ जहाँ पर कहानी का मेन कैरेक्टर लड़ रहा होता है सभी ज़ॉम्बीज से और ये वही पर्सन होता है जो कि उस लड़की के साथ रैगिंग कर रहा था और बचने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है चाकू से। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चियोंग सैन की मॉम की तरफ जो कि ह्योंग सैन शहर को खाली करवाने की न्यूज सुनती है और सीधा कॉल करती है स्कूल में ताकि वो इन सब के बारे में जान सके। और जब कोई भी कॉल नहीं उठाता तो वो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है सीधा उसी स्कूल की ओर जहाँ पर रास्ते में इसे रोकते हैं आर्मी वाले। पर ये कौन सा रुकने वाली होती है और ये दूसरे रास्ते से निकल जाती है स्कूल की ओर जहाँ पर रास्ते में इसे मिलती है ये लड़की जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर भाग रही होती है सभी ज़ॉम्बीज से। और फिर चियोंग सैन के मॉम के पीछे भी वो ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। तो वही किम सू को रिकॉर्डिंग में गए 30 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो गया होता है और उसके बावजूद भी जब वो बाहर नहीं आता तो उसके दोस्त उसे बाहर आने के लिए कहते हैं कि अब उसे किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं।
पर किम सू नाराज होने की वजह से बाहर नहीं आता और जब टीचर उसे मनाने के लिए जाती है तो वो तब भी आने से मना कर देता है। और इसलिए सब नायान को कहते हैं उसे माफी मांगने के लिए कि आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तुम्हें पता है ना शर्त क्या थी। पर ये अभी भी उसे माफी मांगने से मना करती है कि मैं ही माफी क्यों मांगू, तुम सबने भी तो उस पर शक किया था। पर जब सभी लोग उसे फोर्सफुली अंदर भेजते हैं तो वो माफी मांगने की जगह एक कांड कर देती है और अपने रुमाल को उसके हाथ पर बने चोट पर रगड़ने लगती है जिसमें लगा होता है ज़ॉम्बी का खून। और ऐसा करते ही वो उसे गाली देने लगती है कि तू जैसे भिखमंगे को तो मर जाना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर इसकी दिमाग की तो जैसे सनक जाती है और बाहर आते ही ये भी उसे गाली देने लगता है फॉर द सेम। जिससे इन दोनों के बीच में आते हैं ये सभी लोग और हर कोई भड़कता है इस नायान पर क्योंकि ये होती है इतनी जहरीली। जिस पर ये कॉन्फिडेंस से कहती है कि अगर मैं सच हुई तो क्या तुम उसे इस रूम से बाहर निकालोगे। और किम सू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो उसके नाक से खून बाहर आ रहा है। और अब ये सच में बन रहा होता है एक ज़ॉम्बी सिर्फ इस नायान की सेल्फिशनेस की वजह से। जिससे ये पार्ट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि किम सू एक अच्छा लड़का होता है जो कि सभी लोगों की हेल्प कर रहा था। प्लस वो च्योंग सैन का बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ज़ॉम्बी कैसे बन सकता है जबकि किसी भी ज़ॉम्बी ने उसे काटा ही नहीं। और खुद को ज़ॉम्बी बनता हुआ देख वो खुद ही सबसे अलग होने की बात करता है ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। और सबको बचाने के लिए किम सू उस रूम से बाहर निकलकर जाने लगता है। और हमें यहाँ पर इसके जरिए नजर आता है कि एक ज़ॉम्बी बनने वाले पर्सन को क्या दिखाई देता है और इससे हर कोई खुद पर हंसता हुआ नजर आता है जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए ये सब पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए च्योंग सैन उसे अपनी ओर आवाज लगाता है जो कि बैठा होता है खिड़की पर। और उसे मारने के चक्कर में किम सू सीधा वहीं से गिर जाता है ग्राउंड फ्लोर में। तो वहीं ये लड़की भागकर एक शॉप में जाती है अपने बच्चे के साथ और इसे भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है अब तक। और इसलिए वो अपने बच्चे को खुद से दूर रख खुद को रस्सी से बांधती है ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। और थोड़ी देर बाद वो भी बन जाती है एक ज़ॉम्बी। और साथ ही च्योंग सैन की मॉम भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और रेस्क्यू करने आए इन लोगों में से एक पर्सन भी। जिससे डरी सहमी ये एमएलए इससे हेलीकॉप्टर के बारे में पूछती है कि तुमने रेस्क्यू टीम को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, अगर तुमने अभी तक मेरे बारे में बताया होता तो वो लोग अभी तक आ चुके होते। तो वहीं ये लोग किम सू के जाने का दुख मना रहे होते हैं क्योंकि हर किसी को ये बात शॉकिंग से लगती है कि किम सू ज़ॉम्बी कैसे बन सकता है जबकि किसी भी ज़ॉम्बी ने उसे काटा ही नहीं। और इस बात का आंसर होता है नामरा के पास क्योंकि इसने नायान का सब कुछ करते हुए देखा होता है। और इसलिए ये आगे आते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया। जिस पर ये रिएक्ट करते हुए कहती है कि मैंने किम सू के साथ कुछ भी नहीं किया। और इस बात पर यह भी कहती है कि मैंने किम सू का नाम तो लिया ही नहीं। एक तरह से नायान फंस जाती है अपने ही किए हुए कांड में। और नामरा बताती है कि किम सू ज़ॉम्बी कैसे बना। जब सभी लोग किम सू को बाहर आने के लिए कह रहे थे तो नायान उस डंडे पर लगे ज़ॉम्बी के खून को साफ करती है अपने रुमाल से। और जब सभी से फोर्स करते हैं किम सू से माफी मांगने के लिए तो ये वही खून रगड़ देती है उसके जख्म पर। जिसे सुनकर जब नायान इस बात से मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो नामरा उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। एंड बाय गॉड ये सीन देखकर ना कलेजे को ठंडक मिलती है कि कोई तो आगे आया इस ट्रेल को सबक सिखाने। और साथ ही च्योंग सैन और बाकी सभी लोग भी गुस्से से भर जाते हैं इन सारी बातों को सुनकर। और इन दोनों के बीच में बहस होता हुआ देखकर यहाँ पर आती है मिस पार्क जिससे अपनी बात को साबित करने के लिए नामरा नायान से उसका रुमाल मांगती है जिसे देने से मना करने पर यह बात क्लियर हो जाती है कि इसी ने किम सू को मारा है। और किसी तरह से जब ये अपना रुमाल बाहर निकालती है तो उस पर सच में लगा हुआ होता है खून। जिस पर ये सफाई देने लगती है कि मैंने किम सू का जख्म साफ किया था और इसलिए इस पर खून है। और इसी बात पर नामरा कहती है तो फिर इस रुमाल को अपने घाव पर लगा के बता, जिसका वो विरोध करने लगती है और सब लोग जान जाते हैं कि इसी ने किम सू को मारा है। जिस पर ये अपनी सफाई देने लग जाती है कि वो मरा नहीं है, सिर्फ एक ज़ॉम्बी बन गया है, तुम लोग उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। और इस बात पर भड़कते हुए च्योंग सैन उससे लड़ने लग जाता है कि तू इतनी कमीनी कैसे हो सकती है। जिससे नायान यहाँ पर पड़ जाती है अकेली और अकेली पड़ जाने की वजह से वो रोने लगती है और क्लास से निकलकर बाहर चली जाती है सबसे दूर। और मिस पार्क यहाँ पर सबको एक बात कहती है कि कुछ भी हो जाए मरना नहीं और कुछ भी ऐसा मत करना कि तुम्हारी वजह से कोई मरे। और इस रूम से निकलकर बाहर चली जाती है नायान को बचाने और ये एपिसोड यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अगली एपिसोड की शुरुआत होती है इन लोगों के सीन के साथ जो कि अभी भी सेफ होते हैं छत पर। और सियो नाम की ये लड़की कहती है कि काश ये पूरा स्कूल जलकर खत्म हो जाए और कोई भी न बचे। और ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि इसी स्कूल में इसके साथ रैगिंग की गई थी और अगर वो वीडियो बाहर आया तो स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वहीं ये लोग अफसोस मना रहे होते हैं इस बात का कि ज़ॉम्बीज़ अब तक तो उन्हें मार डाले होंगे। जिस पर च्योंग सैन कहता है कि मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी अब तक, अगर उन पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया होता तो वो दोनों जरूर चिके होते, मतलब कि वो दोनों जहाँ पर भी हैं सेफ होंगे। तो वह सुयो कहता है मुझे पता नहीं तुम लोगों को जाना है या नहीं,
पर मुझे बहुत जोर से आई है, तुम लोगों को नहीं चलना क्या? वैसे जाना तो सभी को होता है, पर बाहर ये जाएंगे कैसे? बाहर ये जा सकते नहीं और अंदर टॉयलेट होता नहीं। जिस पर डेसू खिड़की से हल्की होने की बात करता है कि सबसे पहले लड़की और लड़कियां अपनी अपनी बारी तय करेंगे और उसके बाद खिड़की से बाहर। एंड ऑफ कोर्स इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता, स्पेशली लड़कियां। और इसलिए ये सभी एक पोर्टेबल टॉयलेट बनाने की बात करते हैं रिकॉर्डिंग रूम के अंदर, ताकि सभी लोग सेफ रहें। और सेम ऐसा ही कर रहे होते हैं अंजू के डैड भी, जिससे ये पार्ट थोड़ा सा फनी हो जाता है सुसु पॉटी के साथ। इसलिए इस बात को ज्यादा न खींचते हुए आगे बढ़ते हैं कहानी के मेन प्लॉट की ओर, जहाँ पर इस एमएलए से अंजू के डैड जाने की बात करते हैं कि मेरी बेटी इसी स्कूल में कहीं पर है और मुझे उसे बचाने जाना है। जिस पर ये एमएलए नाराज होते हुए कहती है कि तुम अपना काम छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते, स्पेशली एक एमएलए को इस तरह से मुसीबत में छोड़कर कतई नहीं जा सकते। जिस पर ये इस्तीफा देने की बात करता है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना ही होगा। जिस पर ये उसे समझाते हुए कहती है कि इस रूम में मौजूद सभी स्टाफ के फैमिली मेंबर्स आसपास के घरों में रहते हैं, अगर वो सभी भी ऐसा कहेंगे तो क्या मैं उन्हें जाने दूंगी? ये बात जानते हुए कि अगर वो यहाँ से बाहर निकले तो वो मारे जाएंगे, और उसे समझा बुझाकर मना ही लेती है यहाँ से ना जाने के लिए। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है म्यूंग सैन की तरफ, जो कि भाग रहा होता है स्कूल से बाहर। पर ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा होते हैं कि उसे बचने के लिए फिर से क्लासेस की ओर जाना ही पड़ता है, और एक रूम में घुसने पर उसे 3-4 ज़ॉम्बीज़ को मारना भी पड़ता है जिंदा रहने के लिए। और सेम इसी रूम में छुपा बैठा हुआ होता है इस स्कूल का प्रिंसिपल। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है स्कूल के बाहर, जहाँ पर एक नए कैरेक्टर को घुसाया जाता है स्टोरी में, जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है इन सब की। दरअसल ये एक यूट्यूबर होता है जो कि इस ज़ॉम्बी वाली बात की सच्चाई जानने के लिए आया होता है यहाँ पर अब इसकी फटी पड़ी होती है ये सब कुछ देखकर। और सीन यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होता है जेल की तरफ, जहाँ पर जय इस ली से पूछताछ कर रहा होता है इन सब के बारे में। और यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि टीचर ली ब्योंग चैन इतने भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। उन्होंने अनगिनत बार अपने बच्चे की रैगिंग कंप्लेन की होती है, उन्होंने अनगिनत बार अपने बच्चे जिंसू को मार खाकर घर आते हुए देखा होता है, और ना जाने कितनी बार उस बच्चे ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की होगी इन सभी वजहों से। और उन्होंने ये वायरस इंटेंशनली नहीं बनाया होता, वो बस एक रिएक्शन होता है एक एक्सपेरिमेंट का, जो कि अपने बेटे पर कर रहे थे उसे ताकतवर बनाने के लिए। और जब जय उसका एंटीडोट पूछता है तो ये अभी के लिए तो उससे झूठ बोलता है कि उसका कोई भी एंटीडोट नहीं। पर जब ये ज़ॉम्बीज़ थाने में घुसकर अटैक करने लगते हैं तो ये उस ऑफिसर को बताता है कि उसके लैपटॉप में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि उस वायरस को बढ़ने से रोक सकती है। और वो लैपटॉप होता है उसी स्कूल के साइंस लैब में, और वहां तक जाने के लिए जय अपने साथ एक ऑफिसर को रख लेता है। पर ये दोनों ही स्कूल नहीं जाते, बल्कि इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की ओर जाते हैं ताकि मिलिट्री को उसके बारे में बता सके। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर नामना कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। बिना पानी के 3 दिन और बिना खाने के 3 हफ्ते तक हम यहाँ पर रह सकते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम डिहाइड्रेशन से कल तक चल भी नहीं पाएंगे। और इस बात पर ऑन जो हेल्प के लिए सिग्नल भेजने की बात करती है कि हम बड़े से पर्दे पर SOS लिखकर बाहर लटका देते हैं, ताकि अगर कोई भी रेस्क्यू करने के लिए आए तो वो हमें बचा सके। तो वहीं ये सब ऊपर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि हरी का भाई इसी स्कूल में होता है जो कि अभी के लिए सेफ होता है इन सब के साथ। और इन दोनों में से सीओ नीचे जाने की बात करती है जब ये पर्सन उसे बताता है कि क्योंग सू ने उसके वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी थी कि अगर वो लोग उसे 9 बजे से पहले पैसे नहीं देते तो वो उसकी वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देगा। और इन सब में से च्योंग सैन भी किसी दूसरे रूम में जाने की बात करता है ताकि वो फोन ढूंढकर एक बार फिर से हेल्प के लिए कॉल कर सके। और ऐसा करने में उसका साथ देता है सुयोक, और ये दोनों ही जाने लगते हैं टीचर्स की ऑफिस की ओर, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का फोन रखा गया होता है। और सेम इसी जगह की और ये लड़की भी जाती है जिसे ज़ॉम्बीज़ बुरी तरह से काट लेते हैं, पर ये मरती नहीं और ना ही ये ज़ॉम्बी बनती है, एटलीस्ट अभी के लिए। और इसके बाद ज़ॉम्बीज़ इसे दोबारा काटते भी नहीं, जिसका रीजन मैं आगे बताऊंगा कि आखिर क्यों। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये लड़की सीधा घुस जाती है टीचर्स की ऑफिस में, और यहीं पर घुस जाते हैं ये लोग भी। और इन्हें यहाँ पर सुनाई देती है एक आवाज, जैसे कि कोई किसी चीज को तोड़ फोड़ रहा हो, और वो आवाज आ रही होती है फोन्स की टूटने की वजह से, जिसे तोड़ रही होती है सीओ, ताकि उसकी रैगिंग वाली वीडियो अपलोड ही ना हो। और इन सब में एक फोन गिरकर दूर चला जाता है इनकी ओर, जिसे लेने के लिए जब च्योंग सैन आगे बढ़ता है तो उसे देख लेती है सीओ, और उस फोन को पाने के लिए झपट पड़ती है इन दोनों पर, जिसे बचाने के लिए आगे आता है सुयोक और उसे उठाकर दूर फेंकता है सीधा अलमारी पर। और उनके लड़ने की आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाते हैं ज़ॉम्बीज़, जिससे बचने के लिए जब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो च्योंग सैन देखता है कि वो फोन खराब है, जिससे ये दूसरा फोन लेने के लिए आगे बढ़ता है टेबल की ओर, और ये दोनों हो जाते हैं अलग। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है क्योंग सैन की ओर, जहाँ पर उसका प्रिंसिपल उसे अपनी कार की चाबी देता है, ये कहते हुए कि जाके मेरी कार लेकर आ। जिस पर जब ये उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ये प्रिंसिपल मना कर देता है कि मैं नहीं चल रहा। सिंपल शब्दों में समझें तो ये दोनों ही सेल्फिश होते हैं और कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता मरने के डर से।
और इसी वजह से इन दोनों में यहाँ पर बहस हो जाती है, जिससे बचने के लिए क्योंगसू एक चाकू उठा लेता है तो वही प्रिंसिपल उठा लेता है एक गमला। और बचते बचाते जब क्योंगसैन इसी रूम में पहुंचता है तो क्योंगसू अपने प्रिंसिपल का हाथ बांध रहा होता है और क्योंगसैन को देखते ही ये प्रिंसिपल मांगता है हेल्प। तो वही क्योंगसू भी खुद की मदद करने के लिए कहता है कि ये प्रिंसिपल मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, आप मेरी मदद कर इसे बांधने में। और इन दोनों को इस हाल में देखकर ये वीडियो बनाने लगता है उसे रोकने के लिए, जिससे एक वक्त के लिए तो ये रुक जाता है, पर कहते हैं ना बड़बोलों की आदत होती है बेवजह ही बोलने की, और क्योंगसैन भी उसे उल्टी सीधी बातें सुना देता है ठीक उसके मुंह पर। और जैसे ही उसकी सनकती है वो प्रिंसिपल का कर देता है काम तमाम और सीधा चाकू लेकर क्योंगसैन की ओर बढ़ता है, ये कहते हुए कि एक बार और हरामखोर बोल के दिखा। और फोन पाने के लिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर होती है झड़प, जिसे लेकर जब क्योंगसैन यहाँ से भागने लगता है तो उसे मारने के लिए उस पर चाकू फेंक कर मारता है क्योंगसैन, जो कि लगती है सीधा उसके पीठ पर। और ये एपिसोड यहाँ पर हो जाती है खत्म और हम भी इस कहानी को देते हैं यहाँ पर विश्राम, और आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एंड सिंस की इस सीरीज को ऑलरेडी कई सारे चैनल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं इस सीरीज को यहाँ पर करता हूँ खत्म, ताकि आप सबको मैं नई तरह की स्टोरी सुना सकूं जिसे अभी तक किसी भी चैनल ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।